यहाँ से लाइट इंसिडेंट होती है और यहाँ से लाइट इमर्ज होती है। तो ये एक्चुअल में दिखता कैसे है, इसको इसके डेरिवेशन को करने से पहले हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो देखिएगा मेरे हाथ में ये वाला प्रिज्म है, तो ये जो आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर, तो एक तो फेस इसकी ये हो गई है ना, ये वाली फेस, एक ये वाली फेस हो गई और एक ये वाली फेस। तो इस टाइप से मैं देख रहा हूँ। तो इसको आप देखेंगे मैं यहाँ रख पा रहा हूँ ये वाली चीज़ है ना। तो ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये वाला एंगल आप व्यू इसका जो देख पा रहे हैं वो ये व्यू है ना, ये वाला व्यू आपको साइड व्यू देख पा रहे हैं आप इसको। तो इस सरफेस पे जैसे मान लो कि ये मैंने लाइट फॉल कर रही, तो इससे निकलेगी लाइट है ना, ये इमर्ज। तो जो ये रे इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये जाना तो सीधी चाहिए थी, लेकिन इसके कारण क्या हो गई, ये बेस की तरफ क्या हो गई, मुड़ गई या डेविएट हो गई। तो ये कितना डेविएशन होता है इस पे सवाल आता है, इसके ग्राफ बेस पे सवाल आता है। तो अल्टीमेटली ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो इसको। अल्टीमेटली इस टाइप का दिखता है प्रिज्म है ना, ये और ये इसका प्रिज्म एंगल होता है। तो यही हमें आमतौर पर बुक में दिखाया जाता है, बट इसके ये बाकी फेसेस भी होते हैं। तो इस टाइप से यहाँ से अगर रे फॉल करेगी, इसमें रिफ्रैक्ट होगी और यहाँ से ऐसे आउट हो जाएगी है ना। तो ये मुझे अब यहाँ पे बात करनी है। तो क्या करनी है कि ये रे जो थी इंसिडेंट रे, इसको जाना तो सीधा था है ना, सीधा जाना था, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पे ये मीडियम आ गया तो एक डेविएशन हो गया, फिर दूसरी बार सीधा और जाना तो फिर एक और डेविएशन हो गया। तो ये डेल्टा 2 और ये डेल्टा 1। तो नेट डेविएशन को अगर मैं लिखूंगा तो ये मुझे आ जाएगा नेट डेल्टा। तो डेल्टा अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 मुझे कैलकुलेट करना। तो हम इसके लिए डेरिवेशन कर रहा है कि नेट डेविएशन कितना है उसका डेरिवेशन करेंगे, उसके साथ साथ फिर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है वो सब करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे हम है ना, ये नॉर्मल बनाए, ये लेट से I1 एंगल ले लिया मैंने, ठीक है। अब जब ये रिफ्रैक्ट हुआ तो इसी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो लेट से मैंने R2 ले लिया। अब ये यहाँ आके इस फेस पर, ये वाली फेस जो है यहाँ पे है ना, यहाँ मैं इसका नॉर्मल बनाऊँ तो यहाँ से ये एंगल बना रहा है लेट से R2। कौन सा एंगल बना रहा है, R2। जगह का थोड़ा सा है ना छोटा डायग्राम बनाया ताकि अपन को जगह मिल जाए बाकी चीज करने में। तो ये R2 यानी ये वाली रे इस दूसरे वाले फेस के नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही R2 आ रहा, और इस नॉर्मल से जो निकल रहा है लेट से I2 बोल दो, या कहीं कहीं आप E यानी इमरजेंट एंगल भी बोलते हैं, या मैं I2 ले रहा हूं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां इसको ले लेते कि ये एंगल D है ना, ये एंगल D है, और ये A एंगल जो है ये प्रिज्म एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिज्म का जो एंगल होता है वो कहलाता है, प्रिज्म एंगल जो होता है वो A कहलाता है ना। तो अब मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कि A पॉइंट पर, या यूं बोलो कि ये X पॉइंट है और ये Y पॉइंट है, तो X और Y पे मुझे क्या लगाना है, स्नेल्स लॉ लगाना है। तो जो लोग डेरिवेशन के इच्छुक है तो ये अल्टीमेटली मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको निकालने से पहले मैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन लिखता हूँ, तो है ना स्नेल्स लॉ अगर मैं लिखूंगा तो ये स्नेल्स लॉ कहाँ पे, एट X पे, X पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है तो मतलब 1 हो गया है ना। तो μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2, ये स्नेल्स लॉ होता है। अब यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने लेट से I1 बोला तो ये I1 आ गया, μ2 है ना, ये रहने जी म्यू, जिसका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, इंटू साइन ऑफ ये एंगल इस नॉर्मल के साथ कितना, जब रिफ्रैक्ट होगी तो ये एंगल बनाएगी ना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, जो इस नॉर्मल के साथ बना रहा है, दैट इज व्हाट, दोनों R2 ले लिए तो एक मुझे क्या लेना पड़ेगा, R1 लेना पड़ेगा। तो इसके साथ जो बन रहा है वो R1 है और उसके साथ बन रहा है वो R2 है, तो ये मैंने ले लिया R1। एक चीज क्लियर करनी है ना। अगेन स्नेल्स लॉ में कहां लगाऊंगा, स्नेल्स लॉ है ना, बताइए कहां पे, एट Y, इस पॉइंट पे मुझे स्नेल्स लॉ लगाना है। तो अब रे कहां जा रही है, प्रिज्म से बाहर, यानी डेंसर से रेयर में जा रही है। अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो उसका फिनोमेना क्या होगा, नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएगी है ना, नॉर्मल से अवे बेंड कर। तो पहले यहां से लिखता हूं मैं, तो यहां आ गया म्यू है ना, साइन, अब ये एंगल कितना बना था, R2 बना था, ये R2 लिख दिया। अब जा कहां रही है, एयर में जा रही, तो μ2 1 और साइन ऑफ, या तो E लिख दो है ना, एंगल ऑफ इमरजेंसी I2 लिख दो, जो भी लिखना चाहो। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आती है। इतनी बात क्लियर। इनका यूज हमें चाहिएगा थोड़ी देर में है ना, चाहिएगा। तो ये मैं जगह बनाने के लिए ये सिर्फ इंडिकेट किया। अब यहां थोड़ी सी बात करते हैं हम है ना, ये मैंने पार्टीशन किया। अब यहां देखते हैं, आप ट्रेंगल को देखिए, एक्स है ना, या क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं हम, एक्स
डी वाई और ए, इसको देखिए एक्स डी वाई और ए, इसको समझिएगा। क्या समझना है, तो एक्स और वाई पे जो एंगल बन रहा है तो 90-90 है ना, ये तो 90-90 है, तो 290 हो गया है ना, 290 हो गया कौन सा, एक्स और वाई पे। अब एक बच रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज ए, और इसके सामने वाला एंगल डी, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट होगा तो डी हो जाएगा। मतलब यहां का जो एंगल है ये कितना मान रहा हूं, डी मान रहा हूं, प्लस डी। और एक क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, हम जानते हैं कि 360 होता है ना, कितना होता है 360। तो यहां से a प्लस डी जो मेरे पास निकल के आ रहा है वो नथिंग बट कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इतनी स्टेप्स क्लियर है। अगर 180 आ जाता है तो ये अच्छी बात है, ये हमें ध्यान रखना है। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे ट्रेंगल में। ट्रेंगल कौन सा, एक्स डी वाई, ट्रेंगल एक्स डी और वाई, मैं इस ट्रेंगल की बात कर रहा हूं। तो इस ट्रेंगल में देखोगे क्योंकि इंटरनल तीनों एंगल का सम कितना होता है, वो भी 180 होता है, हम जानते हैं। क्या क्या होगा है ना, तो R1 प्लस R2 प्लस डी, अगेन कितना हो जाएगा 180, ये हो गया मेरे पास। तो आप ध्यान से देखेंगे दोनों की वैल्यू कितनी है, 180 180। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, यानी a प्लस डी और R1 प्लस R2 प्लस डी इक्वल कर सकते हैं, है ना। तो ये लिख सकता हूं मैं R1 प्लस R2 प्लस डी, और 180 की जगह पे अगेन a प्लस डी लिखा जा सकता है। अब आप यहां से देखेंगे कि डी डी दोनों साइड है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देंगे। तो यहां से मेरे पास क्या मिलता है, R1 प्लस R2 इक्वल टू a। ये भी है ना बहुत इंपॉर्टेंट और काम की चीज है कि जो इंटरनल रिफ्रैक्टेड एंगल और इसके लिए इंसिडेंट एंगल है जो कि R2 है और इसके लिए R1 है, उनका सम प्रिज्म के बराबर होता है। तो ये भी हमको एक क्या है, गांठ बांध के ये चीज याद रखनी है, क्योंकि इसका आगे चलकर हमारे डेरिवेशन में यूज होने वाला। तो इतनी चीज क्लियर हो तो R1 R2 का फिनोमिना हमारे पास हो चुका है। थोड़ी सी कहानी और आगे अपडेट करते हैं। इतनी चीजें अगर है ना आप कंज्यूम कर पा रहे तो आगे हम समझते। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म वाली जगह हटा देता हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ, ताकि हमारा है ना कैलकुलेशन पर्पस या जो भी हम डेरिवेशन की बात कर रहे हैं वो हो जाए। तो अभी तो मैंने ये रिलेशन निकाला, अब मैं डेल्टा निकालना चाहता हूं। तो पहले मैं डेल्टा 1 की कैलकुलेशन करूंगा। तो डेल्टा 1 ये एंगल कितना है, ये रे है, यहां पे नॉर्मल बनाया, यहां से ये रे और ये ऐसे चली गई। तो ये वाला जो एंगल बना था, ये वाला एंगल लेट से आई मैंने लिखा, चलिए ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है ये कितना है, R1 लिखा है, और इस रे को जाना ऐसे था लेकिन ये डेल्टा 1 हो गया। तो मैं अब यहां से बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो I1 है, ये वाला I1 क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसका, यस। तो ये भी I1 के बराबर होगा। तो I1 को अगर मैं लिखूंगा तो R1 प्लस डेल्टा 1 लिख दूंगा मैं, है ना, R1 प्लस डेल्टा 1। तो यहां से मेरे पास डेल्टा 1 की जो वैल्यू निकल के आ गई I1 माइनस R1, ये ध्यान में रखनी है आपको, है ना। ये भी इंटरमीडिएट स्टेप्स है, तो न्यूमेरिकल में आपसे पूछी जा सकती है कि भाई ऐसा है तो कैसे करोगे आप लोग, है ना। तो इतनी कहानी क्लियर। चलो अब सिमिलरली y पे, तो ये वाला जो फिनोमिना हो रहा था एट x पे हो रहा था, अब मैं ले रहा हूं एट y पे। देखिए तो y ये वाला फेस बना देता हूं, y वाला फेस, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, यहां पे मैंने इसको नॉर्मल बनाया, है ना, y फेस पे, और यहां से ये रे बेस की तरफ आ रही, तो ये रे आ रही है, और ये वाला पॉइंट y हो गया, और ये क्या है, नॉर्मल है। मैं एक एक चीज लिख रहा हूं आराम से ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बने, है ना। अब यहां से ये रे आई, तो ये क्या, इसको जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन होगा क्या कि जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है, तो ये दूर चली गई, है ना। तो ये वाला एंगल जो था ये कितना है, R2, ये देखो यहाँ पे R2 है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे जूम आउट करके समझाया। अब ये अगर आ रहे तो वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल भी R2 हो जाएगा, लेकिन रे को जाना ऐसे था और चली ऐसे गई, तो ये वाला डेविएशन डेल्टा 2 आ गया, है ना। जाना एक्चुअल में सीधा चाहती थी लेकिन जा नहीं पाई। ऐसा होता है जीवन में आमतौर पर कि हम सीधे जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि सीधे जाने में कोई मशक्क़त नहीं है, टेढ़े जाने में कुछ फ़ायदा है, लेकिन वो टेम्परेरी फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं है टेढ़े चलने में। तो आप ध्यान रखिएगा, टेढ़े न चले आप। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। अब ये जो एंगल, ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ जो रे बना रही है, नॉर्मल के साथ जो रे बना रही है, दैट इज एंगल ऑफ इमरजेंस, या आमतौर पर मैंने क्या बोला, I2 बोला, या E बोल दीजिए, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो E को अगर आप लिखेंगे तो ये किस किस का सम होगा, ये R2 प्लस डेल्टा 2 का सम होगा, है ना। ये R2 प्लस डेल्टा 2 का सम होगा। तो यहाँ से डेल्टा 2 अगर मैं लिखूंगा तो डेल्टा 2 लिखूंगा तो मुझे मिल जाएगा E माइनस R2, है ना, E माइनस R2। और डेल्टा 1 कितना है,
आई माइनस आर वन। लेकिन हमने जो बेस इक्वेशन लिखी थी नेट, कहाँ लिखी? वो कहीं नहीं लिखी, यहाँ ये लिखी ना कि डेल्टा इक्वल टू नेट डेविएशन। ये डेल्टा जो है ये क्या है? नेट डेविएशन है। कौन सा डेविएशन है? टोटल डेविएशन या नेट डेविएशन बोलते हैं। तो यहाँ इसको प्लग इन करते हैं तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा? आई वन माइनस आर वन प्लस ये ई माइनस आर टू। तो सिंप्लीफाई कीजिए, आई वन प्लस ई और आर माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर हो जाएगा आर वन प्लस आर टू। क्या हो जाएगा? आर वन प्लस आर टू। और यहां से थोड़ा मैं इसको आगे समअप करता हूं तो नेट डेविएशन या डेल्टा, तो आई वन या सिंपल वही रहने दीजिए, आई वन प्लस ई तो रहेगा ही रहेगा। आर वन प्लस आर टू के लिए पहले ही क्या प्रूफ कर चुके हम? ए के बराबर, और ए क्या? प्रिज्म एंगल, तो रख दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा माइनस ए, है ना। आपको इस डेरिवेशन को या इस स्टेप्स को भी जितने भी डिब्बे बना रखे हैं वो सब काम के हैं, जहां से है ना नीट और जेई में सवाल फ्रेम हो सकता है ना, क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये वो जगह है जो हमें ध्यान में रखनी। तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया? नेट डेविएशन आ चुका है ना। अब इस नेट डेविएशन को इतना नोट डाउन करो, निकालना है एंगल ऑफ इमर्जेंस की बात करते हैं हम। तो यहां पर हम क्या करेंगे? अब आप देखिए, थोड़ा सा इसको ध्यान में दीजिए। तो ये म्यू आर टू 1 इंटू साइन आई टू, तो यहां मैं लिखूंगा साइन आई टू, दैट इज मैंने एंगल ऑफ इमरजेंस लिखा हुआ है, और ये आ जाएगा म्यू ऑफ नथिंग बट साइन आर टू, है ना। इसी इक्वेशन को जो अपन ने स्टार्टिंग में डेरिवेशन के पार्ट में लिखी हुई थी, तो उसको चलो करते हैं। तो साइन ई, है ना, ये साइन ई, म्यू तो म्यू ही रहेगा, और आर टू की वैल्यू यहां से निकालिए, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ आर टू की वैल्यू आ जाएगी इसमें, ये आर वन उस साइड ले लो, तो ये ए माइनस आर वन ले लिया। अब अगेन आप लिखेंगे साइन ई और म्यू ऐसा ही रहने देंगे, और साइन ए माइनस बी के जो फार्मूला होता है उससे खोल देंगे, तो क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू बोलो कॉस आर वन माइनस क्या हो जाएगा? आर वन इंटू कॉस ऑफ ए। ये मैं लिख सकता हूँ। इसका साइन ए माइनस बीस का क्या हुआ? मैंने ओपन किया सिंपल, तो यहाँ से अब आगे देखिए, तो ये आ जाएगा साइन ई, म्यू तो बाहर ही रहना है, साइन ए और कॉस आर वन में। तो देखो यहाँ से थोड़ा सा और इस स्टेप्स को देखो, यहाँ से क्या निकल रहा है? साइन ऑफ, है ना, आई वन इक्वल टू म्यू ऑफ नथिंग बट साइन आर वन। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा साइन आर वन इक्वल टू साइन ऑफ आई वन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला आई वन अपान में म्यू हो जाएगा। ये डब्बा भी हमारे काम का है। इसको चलिए, तो यहाँ से हम लिखते हैं कि साइन ए तो रहेगा ही रहेगा, है ना। साइन ए तो क्या है? नॉन एंगल है। कॉस आर वन को मैं साइन आर वन के टर्म्स में लिखूंगा, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस ऑफ आ जाएगा, क्या है ना, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर आर वन आ गया। कॉस आर वन को सिर्फ मैंने ये लिखा है, माइनस साइन आर वन, वो तो मुझे पता ही है, तो इसका कोई दिक्कत ही नहीं रखूंगा, इंटू कॉस ए, ऐसा ही रहने दिया, है ना, ये मैंने ऐसा ही रहने दिया। अब आप देखिए म्यू बाहर ले लिया, जो कि है इसे साइन आपके पास ए यहाँ भी है। अब देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन आर वन की वैल्यू कितनी है? साइन स्क्वायर आई वन बाय म्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन, है ना, स्क्वायर आई वन बाय नथिंग बट व्हाट? म्यू स्क्वायर। और ये वाली कहानी साइन आर वन की वैल्यू कितनी आ रही है? साइन आई वन बाय म्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा नथिंग बट साइन आई वन बाय म्यू इंटू नथिंग बट कॉस ए। ये स्टेप क्लियर हुआ क्या? बहुत आसान सी है ना, मैथमेटिक्स है, हल्का फुल्का, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हैं। जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये अगली स्टेप और कर देता हूँ, ज़्यादा स्टेप करने की नहीं है ना। साइन ए अब अंदर आ जाएगा कितना? म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई वन, है ना, माइनस ये आ गया साइन आई वन इंटू कॉस ए, और इसका एक म्यू आएगा, इसका एक म्यू आएगा, बाहर ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया म्यू, तो म्यू बाय म्यू कट गया, है ना, म्यू बाय म्यू क्या हो गया? कट गया, वो मैंने लिखा ही नहीं, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब ये क्या आया मेरे पास? ये तो साइन ई आया है, क्या आया हुआ है? साइन ई आया हुआ है। अब डेविएशंस के टर्म्स में देखिए, तो साइन ई की वैल्यू यहां प्लग इन करता हूं, आई वन मुझे पता है, माइनस ए मुझे पता है, तो यहां से मैं यहां लिख देता हूं ये फाइनल चीज। तो डेविएशन आपके पास आ जाएगा कितना? आई वन प्लस ये आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? साइन इनवर्स, है ना, साइन ए रूट अंडर म्यू स्क्वायर, है ना, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई वन, स्टेप्स देखिए, और फिर कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ साइन आई वन इंटू कॉस ए,
है ना, इंटू कॉस ए। इतना, ये सिर्फ ई का वैल्यू आया है। अब ई का वैल्यू माइनस ए भी आएगा, माइनस ए आएगा, ये आपका नेट डेविएशन आ रहा है। ये तो इस चीज को मैंने रब किया और ये वाली इक्वेशन यहां पर मैंने लिख दिया। अब मैं इसको हटा रहा हूं, है ना, अब मैं हटा रहा हूं। अब जो मेरा, है ना, डिस्कशन होगा वो इसी पर बेस्ड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके स्पेशल केसेस की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। क्या बनेंगे? तो अगर मैं ध्यान देता हूं आपके सामने, है ना, ध्यान देता हूं तो, और ये देखता हूं कि आई, ये जो डेविएशन है इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो कैसे ग्राफ की प्लॉटिंग होगी? ये मैंने, है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया और ये एंगल ऑफ डेविएशन ले लिया। तो इसका ग्राफ एक कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा आपको, है ना, कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो मैं अगर एक कोई सर्टन एंगल ऑफ डेविएशन लेता हूं, दैट इज डेल्टा 1, है ना, या कुछ भी, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको दो वैल्यूज मिलेगी। देखो, एक ये मान लो कि I1 है और एक ये I2 है। देखो, तो एक दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग एक ही एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है। ये बोर्ड एग्जाम में तो क्या है ना, लेकिन जेई या नीट में क्या पूछा जा सकता है? स्टेटमेंट वाइज पूछा जा, असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग एक ही एंगल ऑफ डेविएशन होगा? बिल्कुल सही बात है। तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये कहां से आया? ये इसकी प्लॉटिंग है, ध्यान रहेगी आपको। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर ये लेट से मैंने आई नॉट दे दिया और इसके करस्पॉन्डिंग जो होगा डेल्टा एम होगा, दैट इज कॉल्ड द मिनिमम डेविएशन। इसी को कहा जाता है मिनिमम डेविएशन। और मिनिमम डेविएशन के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही आई नॉट एक ऐसा एंगल होगा जिसपे वो मिनिमम हमें वो कम से कम वैल्यू कर, क्योंकि ये कम से कम विचलित होगी। इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है। इंसान सबसे ज्यादा टेंशन में रहता है तब सबसे कम विचलित होता है, सबसे ज्यादा खुश रहता है ना, बाबू भैया की तरह, तब सब ज्यादा नुकसान वाला काम करता है। तो इस वजह से यहां पे भी देखिए कि मिनिमम डेविएशन कब होगा? मिनिमम डेविएशन तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ही होगा, दो नहीं होगा, और एक वो सर्टेन एंगल होगा, उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम डेविएशन हो। बाकी सबके लिए इस इक्वेशन से दो दो वैल्यूज आपको मिलने वाली। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, मिनिमम डेविएशन में तो आपके पास, है ना, एक के लिए दो I1 और I2 दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एक वैल्यूज के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है ना। ये या तो केस एक ले लो। दूसरा केस है ना, मिनिमम अगर डेविएशन की बात करूं मैं, मिनिमम डेविएशन की बात करूं, तो इस केस में आपके पास जो निकल कर आ रही है वो चीज हो जाएगी R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू, मान लो कि R मान लिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां पर ये एंगल जो R1 R2 ले रहा हूं ये इक्वल हो जाएगा कब? मिनिमम डेविएशन के केस में। इसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं इस इक्वेशन को मिनिमम डेविएशन के देखता हूं तो डेल्टा एम की अगर मैं बात करूंगा तो यहां से मेरे पास जो निकल कर आता है वो होता है आई या I1 प्लस, जो भी बोलना चाहो, तो I प्लस एंगल ऑफ जो भी था मेरा इमरजेंस, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, E एंगल ऑफ इमरजेंस, या I2 बोल दो, I2 लिखा है तो, है ना, चाहो तो मैं इसको I2 भी बोल सकता हूं, I2 बोल सकता हूं। माइनस आपके पास कितना हो गया? A, ये वाला A। और ये वाली पूरी कहानी अगर मैं कहूंगा तो I1 I2, इस केस में ये भी क्या होगा? सेम होगा। I1 I2 लेट से I बोल दो आप, तो ये कितना हो जाएगा? मिनिमम डेविएशन के केस में I1 I2 इक्वल है तो ये 2I माइनस ए, या सिंप्लीफाई कर लीजिए, डेल्टा एम, ए उठ के इधर आया तो प्लस ए हो गया, डिवाइडेड बाय 2, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। और एंगल ऑफ इमरजेंस भी क्या होगा? मिनिमम डेविएशन के केस में सेम होगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या कारण है? एक ये स्पेसिफिक कंडीशंस है जो हमें ध्यान से पढ़ चुके हैं। डेल्टा एम 2I माइनस ए जो अभी जस्ट किया, I इक्वल टू, इसी को क्या करा? रीअरेंज किया, ए को उठा कर दिले अपान में कर दिया, I1 I2 इक्वल टू E, ये मिनिमम डेविएशन को इम्प्लीकेट करता है और ये वाला भी मिनिमम डेविएशन को इम्प्लीकेट करता है। अब हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे जो स्नेल्स लॉ लगाया था पहली बार जब ये अपना लेक्चर स्टार्ट हुआ, तब क्या लिखा था मैंने, है ना, 8, बोलो, वापस से लिखना इंटरेस्टेड नहीं हूँ लेकिन, है ना, समझने के लिए लिख सकते हैं। ये कितना हो? 1 इंटू नथिंग बट साइन I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू इंटू साइन लेट से R1। अब हमें ये वाली चीज निकालनी है, तो यहां से मैं क्या निकालूंगा? साइन I1 मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, I ही बोल दिया मैंने, तो ये है ना, I की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 हो गया, मिनिमम डेविएशन बाय ए इक्वल टू म्यू निकालना है। R1 क्या? R1 इक्वल टू R2, है ना। अब यहां से आप देखेंगे कि ये हमने माना है ना, या वैसे कर सकते हो कि R1 इक्वल टू R2 क्या हो गया? दोनों एंगल सेम रहेंगे, वो हम इक्वल वाला केस
नहीं ले रहे। तो अब यहाँ क्या होता है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A है ना, ये अभी जस्ट प्रूव किया, ये दोनों इक्वल है तो ये 2R हो गया A, तो R की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी मेरे पास A/2। तो यहां मैं R की वैल्यू क्या लिख दूंगा, sin A/2, चाहे वो R1, क्योंकि ये दोनों तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में इक्वल ही है, और फिर इनका सम भी या तो 2R2 कर दूं या 2R1 कर दूं, और उसको मैंने R ही माना है अल्टीमेटली। तो यहां से मेरे पास है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जो आ जाता है, जो आपको प्रूफ करना रहता है, तो ये हुआ डेल्टा M प्लस A/2 डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया साइन ऑफ A/2। इसको आप आमतौर पर रटते हैं, लेकिन ये चीज आपको ध्यान में, स्मॉल एंगल A क्या हुआ, बहुत छोटा हुआ तो डेविएशन भी बहुत कम होगा, तो साइन थीटा करीब करीब हम क्या लिख देते हैं, थीटा ही लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू ये हट गया डेल्टा M प्लस A/2, और ये आ गया A/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, डेल्टा M प्लस A/A। तो अब आप क्या कर सकते हो, है ना, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ A इक्वल टू डेल्टा M प्लस A, है ना, इसको क्या करा मैंने, रीअरेंज करा, और यहाँ से डेल्टा M जो आ जाएगा आपके पास नथिंग बट A कॉमन ले लो, तो A इज इक्वल टू आ गया μ-1। अरे वाह, ये एक मिनिमम डेविएशन केस में ये रिजल्ट भी याद रखना है आपको, मिनिमम डेविएशन के केस में ये रिजल्ट भी याद रखना है। लेकिन हम काउचे इक्वेशन को देखते हैं। काउचे इक्वेशन क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि भाई साहब A1 प्लस A2 बाय लेमड़ा स्क्वायर प्लस A3 बाय लेमड़ा पावर 4 एंड सो ऑन, यानी म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। क्या हो गया, बाकी हायर पावर से तो उनको नेग्लेक्ट कर सकते क्योंकि वो बहुत छोटी क्वांटिटीज आएगी। तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या हो गया, वेवलेंथ के इनवर्सली स्क्वायर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू के है, तो यहां पे 1 बाय लेमड़ा, यानी कहने का अर्थ है कि हमारा डेविएशन कलर पे भी डिपेंड करता है। हाँ, कलर चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा तो डेविएशन भी चेंज होगा। तो यही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बन सकता है। ऐसे कई तरीके से जो हमने आज डिस्कस किया, ऐसे कई तरीके से आप इस प्रिज्म को आप क्या कर सकते हो। और फिर आगे क्या है, जे एडवांस में तो सवाल ऐसा भी आया कि इसको क्या करा दिया, वेरी करा दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना।